कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। और जब मजदूरों की बात होती है तो देश में लेबर लॉस की बात होती है। कानूनी रूप से मजदूरों को हक और अधिकार कैसे दिलाए जाएं? पूरे 100 साल की जंग लड़ाई के बाद लगभग ये अधिकार जो मजदूरों ने पाए थे, आज कह रहे हैं कि 4 लेबर कोड बिल के जरिए उनको डाइल्यूट किया जा रहा है। मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए पुनः वही जो व्यवस्था थी उसे स्थापित करने के लिए संघर्ष चल रहा है और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के जरिए बहुत सारे संगठन आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि देश के अंदर मजदूर वर्ग इतना बड़ा वर्ग है कि देश की रीढ़ की जो बोलते हैं ना, किसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है तो वो मजदूर होता है। किसी देश के अंदर अगर उसे बनाना हो, वो चाहे बिल्डिंग हो, हाईवे हो, कुछ भी हो, फैक्ट्री हो, कुछ उत्पाद हो, कहते हैं जीडीपी बढ़ गई देश की, कैसे बढ़ जाती है? उसमें मजदूर का खून पसीना लगा होता है। और आज उसी मजदूर को अपने हक और अधिकार के लिए लोकतंत्र में अगर लड़ना पड़े तो बड़े शर्म की बात है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बात उठा रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमाकांत है। उमाकांत जी, जो कानून की जो बात हो रही है, 4 लेबर कोड जो नए आए हैं जिसमें बहुत सारी व्याख्याएं नई हो गई हैं, जैसे हक मिल गया है कि कभी चाहे रख लो, कैसे ही चाहे निकाल लो, तो वो सब चीजें जो लेबर लॉस थे उसके विषय में बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या लगता है कि सरकार क्या कर रही है? क्या नीति है सरकार की? ये सरकार की नीति स्पष्ट है। अगर भारत को देखा जाए तो भारत में करीबन 40 से 42 करोड़ मजदूर वर्ग है, संगठित क्षेत्र असंगठित से सब मिला के। उसमें करीबन 96% जो मजदूर है असंगठित क्षेत्र में है, गांव का हो या शहर का हो। बाकी जो 4 से 6% मजदूर था उसके लिए अभी तक जो भी श्रम कानून थे उसके लिए था। लेकिन ये जो 4 लेबर कोड ला के, जो पुराने सभी श्रम कानून को ख़त्म करके उसके जो 4 लेबर कोड लाया गया है, इसमें जो तमाम जो अधिकार थे, जैसे कि अभी जो ठेका मजदूरी के ख़त्म करने के लिए 1970 का एक कानून था, उसको बहुत सारे कानून थे जो लड़के सरकार ने हासिल किए थे, तो उसको अलग अलग तरीके से उसमें 20 जहाँ पे भी 20 ठेका मजदूर काम करते हैं वहाँ पे वो लागू होता था कि वहाँ पे ठेका मजदूर को उसका पीएफ कटेगा, उसका बहुत सारा होगा, ईएसआई होगा, पीएफ और वो होगा। अगर स्थायी काम है तो वहाँ पे आपको स्थायी रोजगार भी मिलेगा। अभी उस संख्या को बढ़ा के 50 कर दिया है। इसी तरीके से फैक्ट्रियों को बंद करने की जो सवाल था कि वह फैक्ट्री को कोई बंद करना है, तो जहाँ पे 100 से ज़्यादा मजदूर काम करते तो वहाँ से फैक्ट्री मालिक को सरकार से अनुमति लेना पड़ता था। अभी उस संख्या को बढ़ा के वो कर दिया है 300। तो इस तरीके से जो अधिकार मजदूरों को थे वो सब खत्म कर रहे हैं। तो कोई भी बड़ी फैक्ट्री बनाएगा नहीं, वो 100, 150, 200 तक उसका काम चल जाएगा। तो वो हो ही रहा है कि जो बड़ा फैक्ट्री जो पहले जो था जहाँ पे 25,000 50,000 तक मजदूर काम करते थे, एक तो उत्पादन का भी इतना विकेंद्रीकरण कर दिया कि माल एक ही बन रहा है, एक ही कंपनी के लिए बन रहा है, लेकिन इतने अलग अलग कारखानों में बन रहा है। कहीं पे 50 में सिर्फ मजदूर का हक मारने के लिए। और इससे तो मुझे लगता है कि इससे तो जो कहते हैं बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती होगी, क्योंकि एक जगह काम हो रहा है तेजी से हो जाएगा। समय की बर्बादी तो इसमें मालिकों को फायदा हो रहा है, क्योंकि मजदूरों को बांट दिया, मजदूरों को कैटेगरी बांट दिया आपको। मतलब वहाँ पे परमानेंट मजदूर बहुत कम है, 2 या 5% मजदूर है, बाकी सब ठेका है या कैजुअल है। तो आपको कम मजदूरी में बहुत बड़ी बात होती है, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। बहुत ज्यादा ये बात होती है कि अब ये मनमानी हो जाएगी, जब चाहे जिसको रख लो, जब चाहे निकाल दो। क्योंकि ये 4 जो कोड बिल हैं इनकी यही बात की जा रही है कि बहुत ज्यादा असीमित अधिकार मिल गए हैं जो मालिकों को है। जो प्रोटेक्शन मिलता था मजदूरों को, जो 100 साल के संघर्ष के बाद जो कानून मिले थे, उन सबको वाइप आउट करके ये जो कर रहे हैं, ये सीधा सीधा पूंजीवाद की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मजदूरों को 8 घंटे का अधिकार मिला है, साप्ताहिक छुट्टी का अधिकार मिला है, रात्रि पाली में महिलाओं के से न काम कराने का है, और उसके अलावा ईएसआई का है, पीएफ का बेनिफिट्स है, बहुत सारी मातृत्व की सुविधाएं हैं, जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए पालना घर, इस तरह की सुविधाएं जो हैं बहुत सारे लंबे संघर्षों के दौरान मिली है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के हित में लगातार ऐसे कानून बदले हैं, जिससे जो सालों से संघर्ष के द्वारा जो अधिकार मिले हैं उसको हटा के ये पूंजीपतियों का जो फायदा है उसको बढ़ाने के लिए है। लगातार आरोप लगते रहे हैं कि अदानी अंबानी की सरकार है, तो ये भी आरोप है। लेकिन मजदूर वर्ग क्या कहता है? कहते हैं देश का, जैसे सर ने बताया, अभी 40 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं
संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मजदूर वर्ग में आते हैं। 40 करोड़ यानी इतना बड़ा वोटर वर्ग है, तो अन्य पार्टियां क्यों नहीं मुद्दे को उठा पा रही? देखिए, मजदूरों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या वोट बैंक पॉलिटिक्स में ये की है कि ज़्यादातर मजदूर अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। अपने जो वोटिंग प्लेस है उससे अलग जगह जाके बिहार और यूपी के मजदूर माइग्रेट होके हरियाणा और पंजाब में काम कर रहे हैं। तो एक बात तो एक उससे होती है। दूसरी, ये पूरी जो चुनावी राजनीति है वो पैसों की खेल हो गई है। उसमें जो उनका जो आवाज़ है वो हमेशा दब जाता है और जो और खरीद भी लिया जाता है बहुत सस्ते में। कहते हैं कि 500 रुपए और मुर्गा दारू, पता नहीं क्या क्या आरोप लगते हैं नेताओं पर कि वो बांट देते हैं और फिर वोट पड़ जाता है। सरकार दो काम कर रही है। एक तरफ तो जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियां ला रही, जैसे 3 कृषि कानून लाया था, वैसे 4 लेबर कोड कॉर्पोरेट के पक्ष में लाया। दूसरे तरफ जनता संगठित ना हो इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही, राजनीतिक तौर पे जनता को बांट रही है और कॉर्पोरेट के पक्ष में धर्म का छौका लगाया जा रहा है राजनीति में। दो तरफा हमला हो रहा है। एक तो जो नीतियों के तौर पे मजदूरों और किसानों के विरोध में नीतियां ला रहे हैं और राजनीति के तौर पे उन पे धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो उस तरीके से बरगला के सब धर्म और जाति अभी तो क्या बात है, क्यों नहीं लोग मजदूर वाली बात को, क्योंकि 40 करोड़ अगर आप कह रहे हैं तो क्यों नहीं उसको बड़ी बुलंदी से उठा पा रहे हैं आवाज? एक तो इन्होंने कारण बताया, क्या लगता है आपको आवाज उठने में क्या दिक्कत है? क्योंकि इतना सारे माध्यम है आज, तो आप ये बात कहने के लिए मजदूर आंदोलन क्या देश में सुस्त पड़ गया है या लोग अब समझ गए हैं कि बहुत सारी राजनीति हुई है मजदूरों का, उन्होंने ज्यादा शोषण किया जो मजदूरों की बात करते थे? चाहे यूनियन ले लो चाहे कुछ कर लो, तो क्या कहेंगे आप? आज ये बिल्कुल संकट है देश में। मजदूर जो है, एक तो शासक वर्ग की तरफ से, पूंजीपति वर्ग की तरफ से, सरकार की तरफ से उसको जाति और धर्म और इलाके के नाम पर बांटा जा रहा है। और वहीं जिन्होंने मजदूर वर्ग की राजनीति को आगे बढ़ाना था, मजदूरों के संघर्ष को आगे बढ़ाना था, वो भी चुनावी राजनीति में चले गए। और हम समझते हैं कि मजदूर वर्ग की जो सही राजनीति है, मजदूर वर्ग के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए इस देश में भगत सिंह ने इस देश में बताया था और राजनीति क्या है। और उस राजनीति का एक ही मकसद था कि देश के मजदूरों को एजुकेट किया जाता, उनको बताया जाता कि तुम्हारे असली दुश्मन क्या पूंजीपति हैं, जैसे भगत सिंह ने इस देश में बताया था मजदूरों किसानों को। और आज जो ये हमारा समाज है, पूंजीवादी समाज है, ये वर्ग विभाजित समाज है, जिसमें एक तरफ जो कैपिटलिस्ट क्लास है, बड़े बड़े कारपोरेट हैं, और दूसरी तरफ मजदूर हैं। और जो मजदूर हैं यही कमा करके आज पूंजीपतियों को देते हैं। मजदूर बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी, कहीं हवा से नहीं आए हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय तो अडानी का कहीं नाम नहीं था। तो ये अडानी कैसे पैदा हो गया? क्या वही मजदूरों के खून पसीने की कमाई की ताकत है जो इनको अडानी और अंबानी बनाती है? ये मजदूरों की खून पसीने की ताकत है जो अडानी अंबानी बनाते हैं इस देश में, कारपोरेट पैदा किए हैं। अडानी अंबानी से कोई मजदूर नाराज नहीं है, लेकिन वो मजदूरों का हक तो मिलना ही चाहिए। अडानी रहे अंबानी रहे, क्योंकि जब मालिक रहेगा तो मजदूर रहेगा, ऐसा ही है। लेकिन मजदूरों को अपने हक की बात करने की बात है, वो मालिक के हक की बात नहीं कर रहे ना। हक की बात करने की बात है। सबसे पहली बात तो हक की यही है कि जो पैदा होता है उसका मालिक तो मजदूर है। हाँ। जितना धन पैदा हो रहा है वो मजदूर की मेहनत उसके लिए है। मजदूर की मेहनत के बिना जो है ना, एक तिनका भी पैदा नहीं हो, एक कण भी पैदा नहीं हो सकता। इसमें एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि मजदूर और मालिक एक दूसरे के पूरक हैं कि विरोधी हैं? अगर पूरक होंगे, क्योंकि मालिक अगर कोई चीज स्टेब्लिश करता है तो उसे मजदूर चाहिए, और मजदूरों को अगर कोई चीज करनी है तो खुद से तो बना नहीं पाएंगे, एक ना एक लीडर तो चाहिए जिसे आप मालिक कह देते हो या उसका पूंजीपति कह देते हो, क्योंकि वो एक पूंजी लाता है, कुछ लाता है। तो क्या दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी हैं? पूरक और विरोधी तो इस चीज पर निर्भर करता है कि किस व्यवस्था के तहत किसी देश को संचालित किया जा रहा है। और जैसे कि सर ने बताया और आपने भी कहा कि देश में पूंजीवादी सिस्टम मौजूद है, तो उसमें जाहिर सी बात है एक मालिक और एक मजदूर होगा। अगर हम मौजूदा व्यवस्था में भी बात करें, एक मजदूर जिसकी मेहनत से एक एक सिक्का, बिल्डिंग, हाईवे सब चीज़ पैदा हो रही है, उसकी मेहनत का पूरा दाम उसको नहीं दिया जा रहा है। और समस्या उल्टी ये हो गई है कि जो श्रम कानून पिछले 100 साल में मजदूरों ने अपने संघर्ष से हासिल किए थे, उनको हर आने वाली सरकार साल दर साल छोटे छोटे कदमों से उनको छीनने का काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में ये 4 लेबर कोड सरकार लेके आई है कि जो 44 श्रम कानून अभी तक मौजूद थे, जिनसे विभिन्न प्रकार की सुरक्षाएं मजदूरों को मिली हुई थी, उनको एक साथ एकदम झाड़ू लगा के सरकार ने 4 श्रम संहिताओं में इकट्ठा कर। क्या लगता है आपको कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसे रोककर जिस तरह से जो सामाजिक संस्थाएं थी या पीएसयूज थे, जो पब्लिक सेक्टर्स की कंपनीज थी, जो सरकार चलाती थी, सरकार बहुत सारे उपक्रम चलाती थी, वो फायदे में भी रहते थे। आज वो बीमार हो गए हैं और कह रहे हैं उन्हें सस्ते में औने पाने दाम में बेचा जा रहा है। वहाँ से भी बहुत सारे, क्योंकि उद्योगपति जो होता है वो उसका पहला
तो मोटिव तो प्रॉफिट बनाना होता है, वो क्यों करेगा किसी के लिए? अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ नहीं तो चाइना में लेबर सस्ती मिलेगी तो चाइना में चला जाएगा। वो सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार अपनी अपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो बंद ही कर रही है। क्या कहेंगे? ये सरकार जो है ना, अब आज जो वर्ग विभाजित समाज है, सरकार का तो एक वर्ग स्वरूप है। आज की जो सरकार है वो पूंजीपतियों के हितों का प्रबंध कर रही है। इसलिए सारे जो सार्वजनिक संस्थान हैं जो एक समय में जनता के पैसे से खड़े किए गए थे, जनता के टैक्स से खड़े किए गए थे, और आज वो औने पौने दाम में जब वो फायदा पहुंचा रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं, देश के नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और देश को तरक्की कर रहे हैं, ये PSUs हैं। लेकिन आज जो है जब फायदा पहुंचाने लग गए हैं, आज इनको पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है। क्या लगता है? बहुत सारे आरोप लगते हैं कि देश की जो संपत्ति है उसको बेचा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच है क्या झूठ है, वो अलग विषय है, लेकिन ये आरोप लगते रहे हैं। कोई कह देता है लाल किला बेच दिया, कोई कह देता है कुछ बेच दिया। आप कैसा समझते हैं इन सब चीजों को? सब चीज़ का निजीकरण तो हो रहा है। इस चीज़ को आप एक बात से समझिए, जब नहीं, लॉकडाउन, निजीकरण के कुछ फायदे भी होंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि सरकार क्यों कर रही है। उसको तो एक उसके ऊपर लंबी बात की, जैसे शुरू में जो सार्वजनिक क्षेत्र खोला गया था बॉम्बे प्लान के तहत, हाँ, उस समय भारत में जो पूंजीपति थे उनके पास इतना धन पूंजी नहीं था कि वो बड़े बड़े कारखाने लगा सके। नहीं, उस समय भी तो टाटा हवाई जहाज चलाती थी। चलाती थी, लेकिन जो बड़े बड़े जो स्टील का कारखाना टाटा का उसके पहले भी था, जमशेदपुर का था, कुछ था, लेकिन पूरे देश में जो जितने बड़े पैमाने पे जरूरत थी उस समय उतनी पूंजी नहीं थी। सरकार ने उसमें हिस्सा तो लिया। उसमें सरकार को बॉम्बे प्लान है जो टाटा बिरला प्लान का ही है, उसने ही सरकार को सुझाव दिया था कि आप इसमें ये सब चीज़ तैयार कीजिए। वो सब तैयार हो गया, मुनाफा देने लगा, और आज इनके पास पैसा आ गया तो ये लोग उसको खरीद रहे हैं। ये एक अलग बात है। ये मैं एक अलग दूसरी बात है। क्या प्रबंधन की समस्या है? क्योंकि बहुत सारे बीमारू हो जाते हैं जब सरकारी संस्था होती है, बहुत सारा भ्रष्टाचार पैदा हो जाता है, बहुत सारा करप्शन, क्योंकि अधिकारी चलाते हैं। जब एक मालिक चलाता है तो अपनी संस्था को तो सही रखता है, अगर संस्था ही मर जाएगी, बीमारू हो जाएगी, क्योंकि जो नौकर होता है, कहने का मतलब है जो अधिकारी होता है, उसका कोई प्राइम, उसे तो पता है 5 साल यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दोगे तो वो उस तरह से जुड़ नहीं पाता उस संस्था से। तो उस तरह से कंपनियां भी दिवालिया हो गई, बहुत सारी नुकसान में हुई, घाटे में हुई। तो वो व्यवस्था कैसे सही की जा सकती है? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न तो आज प्रबंधन जो है पूंजीपति वर्ग और उसके प्रबंधक सरकार के हाथ में है। आज जो ये सार्वजनिक संस्थान है उनको जो घाटे में दिखाया जा रहा है, ये सारी इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हम ये कहते हैं मजदूरों के हाथ में प्रबंधन दीजिए, मजदूर जो है पूरे देश का प्रबंध करके दिखा सकते हैं, और कोई इसमें जो है घाटे में नहीं जाएगी और फायदे में जाएगी। देखिए, प्रबंधन पूंजीवादी प्रबंधन है, और ये जानबूझ करके सरकार की नीति है कि जो सार्वजनिक संस्थान है उनको घाटे में पहुंचाया जाए, उसमें लूट मचाई जाए और बहाना मिले कि इनको पूंजीपतियों को सौंपा जाए। देखिए, बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा है। वैसे सरकारों का जो काम है वो वेलफेयर का काम है, जो उद्योगपतियों का और उनका काम है, पूंजीपतियों का काम है वो प्रॉफिट का काम है। तो सीधी सीधी एक महीन लकीर है कि जब पूंजीपति आता है तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, और जब सरकार आएगी तो वेलफेयर के लिए काम करेगी। लेकिन सरकार की अपनी कमियां हैं, सरकार की अपनी प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार है, संस्थाओं के अंदर अधिकारियों की मनमानी है, बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन उन कमियों के बावजूद भी अगर प्रबंधन सही हो, नकेल कसी जाए, तो वो सरकारी जो कंपनियां वो कई बेहतर रिजल्ट देती हैं। और इसके कई सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा दिया है सरकार को, प्रबंधन सही हो। तो जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, ना कि कमियों को बहाना बनाकर प्राइवेटाइज किया जाए। ये बात ये लोग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो नए 4 कानून हैं उनसे जो मजदूरों के जो हक, जो लड़के हम कर लगभग 100 सालों की लड़ाई के बाद जो हक और अधिकार मिले थे, उसको भी डाइल्यूट किया जा रहा है और उसको भी छीना जा रहा है। यानी मजदूर अब बेसहारा हो गया है। या तो मजदूर बनो मत, बनो तो ताकतवर बनो, और मजदूर बनते हो तो इसी तरह जंतर मंतर पे खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। क्या लगता है आपको? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।